मॉड्यूल 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये है जो अगला हम पढ़ेंगे वो है हमारा मॉड्यूल 2। और यहाँ से हम अब शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ, जो हमारा मॉड्यूल 2 है। अनुसूची के बाद पढ़ेंगे हम सोर्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 1 और उसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 2 और शायद भाग 3 भी इसी मॉड्यूल के अंदर आ जाए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली अनुसूची क्या कहती है? इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची शामिल है। इसमें उनके क्षेत्र और सीमाओं का विवरण दिया गया है अनुच्छेद 1 और 4 में। अनुच्छेद मानी जो पहली अनुसूची है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक जितनी चीजें दी गई हैं लगभग उन्हीं की व्याख्या करती है। पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी क्या क्षेत्र सीमाएं हैं। यानी कि जो भारत है उसमें कितने राज्य हैं और ये जो उनकी केंद्र सीमा है, ये सब कुछ जो है वो हमें पहली अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्षों तथा अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। ये सारे अनुच्छेद दिए गए हैं जो इन सारी चीज़ों से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 59 ये राष्ट्रपति के संबंध में है, 65 उपराष्ट्रपति के संबंध में है, ये प्रधानमंत्री के संबंध में है। ऐसे ही ये क्रम से दिया गया है। ये सारे आर्टिकल आगे पढ़ने को आपको मिलेंगे। तो पहली अनुसूची क्या बताती है? पहली अनुसूची बताती है कि जो भारत है उसमें कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और क्या इनकी सीमाएं हैं, भौगोलिक सीमाएं हैं। दूसरी अनुसूची इन राज्यों में उपस्थित जो बड़े बड़े पद हैं उन लोगों के वेतन की है। तीसरी अनुसूची इसमें संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथों और घोषणाओं का उल्लेख है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। इन सब लोगों के जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ है। यानी कि जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि भारत के अंदर हैं और इनकी भौगोलिक सीमा है। दूसरी में यहाँ जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं उनका वेतन है और उस वेतन के बाद फिर इन्हीं लोगों की शपथ शपथ है। जो लोग ये बड़े बड़े लोग हैं इनका वेतन फिर इनकी ही शपथ। चौथी अनुसूची इसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व की संख्या का विवरण दिया गया है। क्या मतलब है इसका? भारत में 2 सभा हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो दरअसल इसमें ये बताया गया है कि राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो किस प्रदेश से कितने आते हैं। जैसे कि यूपी से 31 आते हैं, ऐसे ही सभी प्रदेशों के बताए गए हैं और प्रतिनिधित्व की संख्या बताई गई है राज्यों से भी और केंद्र शासित प्रदेशों से भी। पांचवी अनुसूची में इसमें अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके संबंध में प्रशासन किस प्रकार का नियंत्रण रखता है, इससे संबंधित चीजें दी गई हैं। इसमें आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि टीएसी की व्यवस्था की गई है। ये अनुच्छेद 244(1) में है। क्या है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 244(1) में। ब्रीफिंग समझिए। अगर आप अनुसूची 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कोई देश ही आएगा, राज्य आएगा, उसकी ही तो बात करोगे आप। तो भारत जिसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और क्या इनकी भौगोलिक सीमा है। दूसरी, इसमें जो भी लोग बड़े बड़े लोग हैं इन सारे लोगों का वेतन है, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मंत्री, इन सब का वेतन। अब जब इन सब लोगों ने वेतन भी ले लिया तो फिर इन सब की ही शपथ। शपथ में देखो, इन सब की शपथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल वगैरह की। चौथा में क्या है? अब राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं वो सदस्य और इनके प्रतिनिधित्व की संख्या की किस प्रदेश में कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कितने हैं। 5 में आइए आप, तो यहाँ अनुसूचित जनजाति और जो ट्राइबल एरिया है उनके प्रशासन की बात है। छठी अनुसूची इसमें पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद कैसे रखेंगे? आज शाम, ऐसे याद रखो। अच्छा, असम। तो आज शाम मजा आया, आज शाम मेघा को तीनों पुर में मजा आया, तीनों पुर में मजा आया। जैसे आपने सुना होगा नहीं, गांव के नाम पुर पे रख देते हैं कि एक पुरा, दो पुरा, रामपुरा, ऐसे टाइप में, तो इसको रख दिया त्रिपुरा। तो आज शाम मेघा को तीनों पुर में मजा आया, तो इससे क्या हो गया? असम। आज शाम मेघा को तीनों पुर में यानी त्रिपुरा मजा आया यानी कि मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था दी गई। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का विवरण है। अनुच्छेद 246 में भी ये बातें देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए इसमें सारे में अनुच्छेद मैंने कनेक्ट कर दिए हैं कि ताकि जब रिवीजन हो तो सारी चीजें एकदम क्लियर कट होती चली जाएं। संघ सूची में 97 विषय हैं, केवल संसद कानून बना सकती है। आप ऐसे समझिए, 3 प्रकार की सूची होती हैं। एक होती है संघ सूची, एक होती है संवर्ती सूची और एक होती है राज्य सूची। ये वो सूची है जिस पर केवल और केवल केंद्र कानून बना सकता है, इस पर केवल राज्य कानून बना सकती है, इस पर कानून बना सकते हैं दोनों। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी जब राज्य की जो विषय हैं उन पर संघ कानून बनाएगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे 249, 50, 51, 52, 53 आर्टिकल में। समवर्ती सूची वो है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो राज्य सूची में 66 विषय आते हैं, केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। ये विषय आपको रट लेने हैं, कई बार पूछ लेते हैं, जैसे पुलिस है, कृषि है और स्वास्थ्य है। समवर्ती सूची दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। 47 विषय हैं, 97 केंद्र, 66 राज्य और 47 समवर्ती। दोनों सरकारें बना सकती हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, जैसे शिक्षा है, वन है और विवाह है। आपसे बेसिकली ये पूछा जाता है अनुसूचियों में ज़्यादातर कि 7वीं अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची में क्या है, बस तो वो आपको क्रम से याद रखना है। 8वीं अनुसूची, इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, संविधान में मूलतः 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं ये बाद में जोड़ी गई हैं। अब ये जो 8 भाषाएं हैं ये बाद में जोड़ी गई हैं, इसमें नेपाली, सिंधी, बोडी, असमी, ये सारे संशोधन होकर भाषाएं जुड़ी हैं। जितनी भी भाषाएं संशोधित होकर जुड़ी हैं ये हम आपको जब संशोधन पढ़ाएंगे आर्टिकल के उसमें बताएंगे। अभी आप याद करेंगे तो, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग केवल फैक्चुअल चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं तो आप बोर हो जाएंगे इससे। 9वीं अनुसूची, इसमें कुछ विशेष कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए डाला गया था। भूमि सुधार कानूनों को इससे जोड़ा गया था। 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 8 अनुसूची शुरुआत में थी और अब संविधान के संशोधन शुरू हुए, उसमें 9, 10, 11 और 12 जोड़ी गई। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के साथ जोड़ी गई, ये 73वें संविधान संशोधन और ये 74वें संविधान संशोधन के साथ जोड़ी गई। इसमें दल बदल अभी आपको आगे बताएंगे जैसे ही आएगा। तो 1951 में भूमि से जुड़ा हुआ एक संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत ये अनुसूची जोड़ी गई कि जो भूमि है, समस्या पहले हो क्या रही थी कि यदि राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कोई काम करना है तो भूमि के विवाद बहुत अधिक बढ़ रहे थे क्योंकि लोग अपनी भूमि देना नहीं चाहते थे। उससे ही संबंधित ये बनाया गया और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। होता क्या है कि ये इसलिए बनाया गया कि मान लो ये दो नेता हैं, ये एक नेता बीजेपी पार्टी से जीतता है, लेकिन कल के दिन इसे कांग्रेस पार्टी एक लोभ देती है कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ, 25 लाख रुपए देंगे, मिनिस्टर का पद देंगे। तो ये चूंकि जीता बीजेपी पार्टी से लेकिन अब कांग्रेस के पास गया, तो ऐसी स्थिति में जो इसका पद है यानी कि एमपी है या एमएलए है वो खारिज कर दिया जाएगा। इसे दल बदल कानून के रूप में जाना जाता है। यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 29 विषयों को शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, इसमें 18 विषय हैं। ये 12वीं अनुसूची दरअसल पूरा फोकस करती है नगर पालिका पर, नगर पालिका, नगर निगम, और ये जो है पूरी पंचायती राज पर फोकस करती है। ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा, ये पार्ट 9 में देखने को मिलेगा भारतीय संविधान की, तब बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। ये पार्ट 9E में देखने को मिलेगा भारतीय संविधान की। तो अभी आपको बस इतना ही देखना है, फटाफट इसकी ब्रीफिंग करते हैं।
अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें बताया गया है कि राज्य क्या है, कितने हैं, यूटी कितनी है, इनकी भौगोलिक सीमा क्या है। इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं उनके वेतन के बारे में यहाँ बात की गई है। अब इन्होंने वेतन जैसे ही लिया तो तुरंत शपथ ले ली, कोई वेतन लिया है उसी के लिए शपथ ले रहे हैं कि भाई अब हम ओत ले सकते हैं कि हाँ अच्छे से काम करेंगे। चौथा में राज्यसभा की बात की गई है। राज्यसभा में जो नामांकित लोग हैं या राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है प्रत्येक प्रदेश का कितने लोग आएंगे वो बात करी गई है। पांचवा में आप बात करिए तो ये अनुसूचित जनजाति है, जो ऐसे लिखते हैं एसटी, और जो ट्राइबल एरिया है उनके प्रशासन की बात करते हैं। छठवीं में बात करिए तो आज शाम यानी कि असम, मेघालय, तीनों पुर में त्रिपुरा, मजाकिया मिजोरम, इसके प्रशासन की बात करेंगे। सातवें में तीन सूची हैं, सात से सूची, संवर्ती, संघ सूची, संवर्ती और राज्य सूची। आठ में भाषा की बात करी गई है। नौ में भूमि संशोधन एक कानून हुआ पहले संविधान संशोधन में, वो जोड़ दिया गया। ये दल बदल से संबंधित व्यवस्था है 10 में। 10 से दल बदल, दा से दल बदल, और 11 है ये 73 में संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था इसमें जोड़ी गई थी। और ये 12 है इसमें नगर पालिका से संबंधित चीजें थी, इसमें 29 विषय थे। और ये जो है 74 में संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी, इसमें 18 विषय थे। चलिए, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या हैं, जो हमने इतना बड़ा संविधान बनाया है तो ये संविधान किस किस देश के संविधान को हमने पढ़ा और वहां से क्या क्या लिया, बेसिकली ये बस ये चीज है। तो हमने ब्रिटेन का संविधान जो कि इंग्लैंड का संविधान है वहां से क्या क्या लिया, ये सारी चीजें याद करने से ही याद होंगी, इन्हें लगातार याद करना होगा। जैसे संसदीय प्रणाली, जैसे हमारी संसद चलती है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, ये पूरी व्यवस्था जो है हमने इंग्लैंड से ली है। एकल नागरिकता, जैसे कि यूके में आप देख यूएस सॉरी अमेरिका में आप देखेंगे कि 51 स्टेट हैं, तो एक बंदा स्टेट की नागरिकता अलग लेता है और अमेरिका की नागरिकता अलग लेता है, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन भारत में एकल सिटीजनशिप है, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक अलग नहीं है और भारत के नागरिक अलग नहीं है, हम केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। कानून निर्माण की प्रक्रिया, जो कानून हमारे यहाँ बनते हैं वो हमने ब्रिटेन से लिया है। कैबिनेट प्रणाली, जो कैबिनेट आप देखते हैं जिसमें रक्षा मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, ये सब कोई होता है, वो ब्रिटेन से लिया गया। प्रधानमंत्री का पद हमने ब्रिटेन से लिया है। संसद की सर्वोच्चता हमने ब्रिटेन से ली, और जो सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है वो हमने अमेरिका से ली। स्पीकर का पद और उनकी शक्तियां हमने ब्रिटेन से ली। याद करने की एक सामान्य ट्रिक आप ये सोच सकते हो कि जैसे ही आप ये क्लिक कर लेते हो अपने दिमाग में कि हमने संसदीय प्रणाली ली है ब्रिटेन से, तब आप एकदम दिमाग लगाइए संसदी में सबसे बड़ा जो इसका मुखिया होता है वो कौन होता है, पीएम। पीएम के साथ अपनी उसकी एक कैबिनेट भी होती है, और पीएम से ही संबंधित है, मतलब जो संसद है उससे ही संबंधित है स्पीकर का पद और उनकी शक्तियां। और जब संसद है उसी में बनते हैं कानून, तो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी यही बनेगी, और इसी कानून से बना एकल सिटीजनशिप। तो यानी कि जैसी संसद आपको याद आए तो आप तुरंत याद करना कि संसद में पीएम, पीएम में कैबिनेट, और कैबिनेट के साथ यही कानून निर्माण की प्रक्रिया होगी, यही जो लोकसभा स्पीकर होगा वो होगा और उसकी शक्तियां होंगी। अमेरिका, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, क्योंकि अमेरिका, याद करने की ट्रिक बता रहे हैं ये, अमेरिका एक ताकतवर देश है तो वही हमें अधिकार दे सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है इनकी। न्यायिक पुनरावलोकन होता है, ये क्या है, ये अपने यहाँ आपको आर्टिकल 137 में देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में। होता क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन में, जैसे कि न्यायालय ने कल के दिन एक निर्णय दे दिया कि न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि भाई भारतीय जो प्रस्तावना है वो संशोधनीय नहीं है, लेकिन अब न्यायालय को लगा कि शायद ये निर्णय ठीक नहीं रहा, तो उसने दोबारा निर्णय दे दिया कि जो हम्म, संशोधन है प्रस्तावना में हो सकता है, बस अंतर क्या होता है कि इनमें बेंच का परिवर्तन होता है। ये निर्णय अगर 5 जजों की बेंच ने दिया है तो ये 7 जजों की बेंच देगी, क्योंकि तभी निर्णय बदला जा सकता है। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो सर्वोच्चता है, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता है वो भी हमने अमेरिका से ली है।
आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं, राज्य के नीति निदेशकता, तो हम अभी पढ़ेंगे इनको भाग 4 में। संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसकी प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है, लेकिन राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है। राज्यसभा में नामित सदस्यों की जो व्यवस्था है वो हमने आयरलैंड से ली है। इसको हमने अनुसूची 4 में बताया था अभी आपको, यदि आप याद कर पा रहे हैं तो ये अनुसूची 4 के अंदर है राज्यसभा के प्रतिनिधित्वों की संख्या। कनाडा से हमने क्या लिया है, संघीय शासन प्रणाली। ये क्या होता है, फेडरल सिस्टम। ये जैसे आप अभी देखते हो ना कि भारत में अभी अपने आप देख रहे थे अनुसूची 7, उसमें आप कुछ वर्ड सुन रहे थे, संघ, राज्य और संवर्ती। तो दरअसल संघ और राज्य की ये जो व्यवस्था है यही एक प्रकार का फेडरल सिस्टम है, जहां मतलब कोई भी प्रदेश है जहां एक संघ है, संघ ने अपनी कुछ शक्तियां डेलीगेट कर रखी हैं राज्य को भी, यानी राज्य पे भी अलग से शक्तियां हैं, तो वो एक संघीय शासन प्रणाली है। केंद्र को अधिक शक्ति, और किसी भी संघीय शासन यानी फेडरल सिस्टम में आप ये पाएंगे कि केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है। ऐसा ही भारत में है, जो संघ है उसके पास अधिक शक्ति है राज्य से, क्योंकि कई बार राज्य के जो कानून, राज्य की जो विषय हैं उन पर भी संघ कानून बना सकता है। ये इस बात को तय करता है कि संघ के पास शक्तियां अधिक हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा से हमने लिए। ऑस्ट्रेलिया से हमने संवर्ती सूची ली है, जिसका आपने जिक्र किया था अनुसूची 7 में। संयुक्त बैठकों की प्रक्रिया, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और प्रस्तावना हमने ली है अमेरिका से। ये जो भी हम स्लाइडों के अलावा लिख रहे हैं ये आपको याद करना है, ये आपको अलग से लिखना है, तभी आप कुछ बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना में जो शब्दों का चयन है या उसकी जो भाषा शैली है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना की विषय वस्तु और भाषा शैली, विषय वस्तु और भाषा शैली, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और ये सारी चीज़ें आप देखी चुकी। संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत हमारे यहाँ देखी जाती है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं, जो कि आपातकालीन आर्टिकल आप देखोगे 352, 356 और 360 से लगते, ये सब कुछ आगे देखने को मिलेगा। ये हमने जर्मनी से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, जो आर्टिकल 368 में आप देखते हो कि कैसे संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, क्या क्या इसके प्रावधान हो सकते हैं। और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है ये आपने अनुसूची 4 में देखा था, वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आपने राज्यसभा में देखा था, इसमें राज्यसभा में नामित सदस्यों की व्यवस्था है, जो कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुनता है, ये वो चीज़ है। और जो ये अनुसूची 4 केवल मैंने यहाँ याद दिलाई थी, ये अनुसूची 4 नहीं है। और जो ये चीज़ें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये अनुसूची 4 है और ये दक्षिण अफ्रीका से ली थी। सोवियत संघ यानी रूस से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य, जो आप भाग 4A में देखेंगे। वो मौलिक कर्तव्य, समाजवादी सिद्धांत, कि सोवियत रूस शुरुआती दौर से ही समाजवादी रहा है कि सब पे बराबर बराबर पैसा हो, समानता का अधिकार हो, अमीरी और गरीबी में बहुत ज़्यादा फर्क ना हो, ये समाजवादी विचारधारा है। पंचवर्षीय योजना जो आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं वो हमने रूस से ली है। जापान से क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये क्या चीज़ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये है कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मानी जो कुछ भी संविधान में लिखा है केवल और केवल उसी के द्वारा भारत की पूरी व्यवस्था चलेगी। जबकि जब आप अमेरिका में देखेंगे तो वहां होता है विधि द्वारा उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा उचित प्रक्रिया। ये क्या चीज है, उचित प्रक्रिया का मतलब है कि अमेरिका में, जैसे अमेरिका की न्यायपालिका में कोई केस आया और अमेरिका के संविधान में कोई चीज नहीं दी गई है या दी गई है, लेकिन फिर भी जो न्यायाधीश है उसे लगता है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है या उचित नहीं है, तो वो अपने मन से उस केस में अपने स्वाभाविक से निर्णय दे सकता है, वो वही निर्णय मान्य होगा। लेकिन भारत में, जो भारत ने जापान से ली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो क्या कहती है कि हमारे संविधान में जो भी लिखा होगा वो चाहे कुछ भी हो, केवल और केवल उसी के द्वारा प्रोसीडिंग होगी।
कोई भी न्यायालय में केस आता है तो उस केस का जो आधार है वो केवल विधि में जो कुछ लिखा है उसके द्वारा तय किया जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम भाग एक पर। भाग भारतीय संविधान का भाग एक। अब हमारे क्रम से चलेंगे भाग एक, भाग दो, इस तरीके से। और हाँ ठीक है, अब हम देखते हैं भाग एक क्या कहता है। भाग एक का नाम क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये हमको याद रखने हैं क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं। भाग एक का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। भाग एक जो है वो अनुच्छेद एक, दो, तीन और चार कैरी करता है। अभी हम वो पढ़ेंगे। अनुच्छेद एक क्या कहता है? भारत का नाम और क्षेत्र। भारत को इंडिया अर्थात भारत के रूप में परिभाषित किया गया है। आपसे पूछें कि भारत के दो नाम, कौन सा आर्टिकल बताता है, तो एक बताता है। वो बताता है कि भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत और इंडिया दो नाम है इसके। भारत को राज्यों और संघशासित प्रदेशों का एक संघ बताया गया है। कि भारत एक यूनियन है। किसका यूनियन है? ये संघ है एक राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का। यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का क्षेत्र वह होगा जो संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लेखित है। हमने पहले ही बताया था, जो अनुसूची एक है वो क्या कहती है? वो कहती है कि भारत में कितने यूटी हैं, कितने स्टेट हैं और क्या उनकी भौगोलिक सीमा है। तो जो भी भारत का क्षेत्र होगा वो वही होगा जो अनुसूची एक में बताया गया है। अनुच्छेद दो क्या कहता है? ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद को अधिकार है कि वह किसी नए क्षेत्र को भारत के संघ में सम्मिलित कर सकती है। जैसे आप देखेंगे कि 35वें संविधान संशोधन में हमने सिक्किम को अपने अंडर में लिया था। तो ऐसे यदि हम चाहें तो हम किसी भी विदेशी राज्य को अपने अंदर ले सकते हैं। ये अनुच्छेद दो हमें इजाजत देता है। उदाहरण है 1975 में भारत ने सिक्किम को शामिल किया था। अनुच्छेद तीन क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन। संसद को अधिकार है कि वह नए राज्य बना सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र का विभाजन या विलय कर सकती है। जैसे कि आप कह सकते हैं यूपी से उत्तराखंड बना, एमपी से झारखंड बना, या एमपी से झारखंड बना। इस तरीके से आप कह सकते हो। राज्यों की, एमपी से झारखंड नहीं बना, एमपी से छत्तीसगढ़ बना। एमपी से, हाँ, एमपी से छत्तीसगढ़ बना। राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित कर सकते हैं, राज्यों के नाम बदल सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य की विधानसभा से राय मांगी जाती है। हालांकि संसद उसकी सहमति से बाध्य नहीं होती। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था। अनुच्छेद चार क्या कहता है? संविधान संशोधन और अनुसूचियों में संशोधन। अनुच्छेद दो और तीन के तहत बनाए गए किसी भी कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही इससे प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन हो। इसका मतलब यह है कि संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण या सीमा परिवर्तन कर सकती है। क्या कह गया ये आर्टिकल? देखिए, भाग एक, आर्टिकल एक, आर्टिकल दो, आर्टिकल तीन, आर्टिकल चार। आर्टिकल दो और तीन में जो भी होगा उसको संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल चार के तहत इनमें जो भी काम होगा वो साधारण बहुमत से ही पास हो जाएगा। क्योंकि संशोधन के लिए साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत क्या होता है कि संसद में जितने भी लोग उस वक्त अवेलेबल हैं, मान लो 200 लोग हैं, 200 में 101 लोगों ने कह दिया कि हाँ ये काम होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। इसी को साधारण बहुमत कहते हैं। तो आर्टिकल चार, आर्टिकल दो और तीन में जो भी होता है वो साधारण बहुमत से ही पास करवा देता है। इसको संशोधन नहीं मानते हैं। आर्टिकल एक में दिया गया है कि भारत, जिसके दो नाम हैं, भारत और इंडिया, इसमें कितने राज्य हैं, कितनी यूटी हैं और क्या इसकी भौगोलिक सीमा है। आर्टिकल दो बताता है कि भाई कोई नया राज्य है, नया राज्य, नया राज्य यानी कि जो भारत के अलावा बाहर की सीमाएं हैं उसको भी भारत में मिला सकते हो, आप प्रवेश कर सकते हो। भारत के बाहर की सीमा बांग्लादेश चाहे और भारत भी चाहे तो भारत बांग्लादेश को अपने अंदर मिला सकता है। आर्टिकल तीन भारत के अंदर के जो राज्य हैं उनमें तीन पाँच करता है। क्या तीन पाँच करता है? उनके नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकता है, रूपरेखा बदल सकता है, यानी कि भौगोलिक सीमाएं बदल सकता है। ये सब कुछ करता है। तो आर्टिकल एक भारत इंडिया राज्य यूटी, आर्टिकल दो नए राज्य, आर्टिकल तीन जो भारत के अंदर राज्य हैं उनके नाम बदल सकता है, सीमा रूपरेखा बदल सकता है। आर्टिकल चार, दो और तीन में जो भी व्यवस्थाएं होंगी उनको संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संशोधन मान लोगे तो फिर उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है।
लेकिन वो संशोधन नहीं है, इसलिए साधारण बहुमत से ही उसमें काम हो जाएगा। चलिए, संक्षेप में जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। अब आता है हमारा भाग दो। भाग दो में क्या है, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। और भाग एक में क्या था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये चलता है आर्टिकल 5 से 11 तक। क्या कहता है ये समझते हैं। नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष राष्ट्र राज्य का सदस्य बनाती है। नागरिकता ये बताती है कि भाई आप किस देश के नागरिक हो, कि आप अमेरिका के हो, भारत के हो, कहाँ के नागरिक हो, और उसे कुछ अधिकार व कर्तव्यों के साथ प्रदान की जाती है। आप जिस देश के नागरिक होगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे उस देश के फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज। क्योंकि राइट मिलेंगे तो संग संग ड्यूटीज भी मिलेंगी। भारतीय नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान ये 5 से 11 तक दी गई है, भाग दो में है। क्या कहता है अनुच्छेद 5, ये कहता है कि संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रहने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता या भारतीय नागरिक माना जाएगा। कौन कौन, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है, उसके माता पिता कोई भारत में जन्मे हैं, यदि वह व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है। दरअसल आर्टिकल 5 क्या कहता है सिंपल भाषा में, कि 26 जनवरी 1950 के पहले के जो भी लोग हैं भारत के अंदर, ये उनकी नागरिकता का प्रावधान कर से पहले इस देश के, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले की ये सारी स्थिति हैं। इस डेट से पहले ही उनका जन्म होना चाहिए, उनके माता पिता का जन्म होना चाहिए, या फिर वो 5 वर्ष से कम 5 वर्ष, अधिक कितना भी हो, भारत में रह रहे हो, तो आर्टिकल 5 काम करेगा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, भारत में प्रवास करने वाले पाकिस्तानियों की नागरिकता। भी लोग जो जुलाई 1948 से पहले भारत आए और पंजीकृत हुए वे भारतीय नागरिक बन सकते हैं। क्या कह रहा है, 5 में बात हो रही है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ है, माता पिता का जन्म हुआ है, या 5 वर्ष से प्लस रह रहे हैं, उनकी नागरिकता। अब हुआ क्या कि 1947 में देश का हुआ बंटवारा, कुछ लोग पाकिस्तान गए और कुछ लोग भारत रहे। तो अब 1947 में बंटवारा हो गया, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो 19 जुलाई और 1948 से पहले, क्योंकि 47 में बंटवारा हुआ, ये पाकिस्तान पहुंच गए लोग, ये इंडिया पहुंच गए। अब कुछ पाकिस्तान से लोग आए और इस डेट से पहले पहले यहाँ आ गए और पंजीकृत हो गए, तो वो भी भारत के नागरिक हो सकते हैं। 7, पाकिस्तान जाने वाले और वापस लौटने वाले लोगों की नागरिकता। अब क्या हुआ कि 7 तो क्या बोला कि ये हुआ 1947, ये पाकिस्तान और ये इंडिया। इंडिया से कुछ लोग गए थे यहाँ, फिर यहाँ मारपीट हो गई तो यहाँ फिर वापस आ गए। तो अब इनकी नागरिकता आर्टिकल 7 बताती है। आर्टिकल 5 किसकी नागरिकता बताएगी, जो 26 जनवरी 1950 से पहले जन्मे हैं, माता पिता जन्मे हैं, 5+ वर्ष रहे हैं। 6 बताएगी जो 19 जुलाई 1948 से पहले, क्योंकि बंटवारा 47 में हुआ, ये पाकिस्तान ये इंडिया पाकिस्तान में थे और इस डेट से पहले आ गए यहाँ, तो वो भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। और 7 किसको बताएगा, 7 सिंपली ये कह रहा है कि भाई जो लोग, ये पाकिस्तान ये इंडिया, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, यहाँ मारपीट हुई तो यहाँ जो वापस आ गए उनकी नागरिकता, यानी कि पाकिस्तान जाने वाले और वापस लौट के आने वाले लोगों की नागरिकता। 8, विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। जो भारतीय राजदूतावास हैं वहाँ पर जो लोग हैं, या उस वक्त जो लोग विदेश में रह रहे थे, उनकी नागरिकता की बात करता है। 9, दोहरी नागरिकता का निषेध। पहले ही मैंने बताया कि भारत ने इंग्लैंड से सिंगल सिटीजनशिप ली थी, तो हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं होगी, वो आर्टिकल 9 बताता है। 10, नागरिकता का निरंतर अधिकार। एक बार नागरिकता मिलने के बाद जब तक संसद कानून द्वारा इसे रद्द नहीं करती तब तक वह बनी रहेगी। किस तरीके से रद्द होती है वो भी मांगे देखेंगे। 11, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, ब्रीफिंग समझिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 कहता है कि जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले यहाँ जन्मा हुआ है, माता पिता जन्मे या 5 वर्ष प्लस रहा हुआ है। आर्टिकल 6 कहता है कि भाई जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं 19 जुलाई
1948 से पहले और यहाँ पंजीकृत हुए हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी। 7 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान गए थे इंडिया से और फिर वापस लौट आए हैं, यानी कि पाकिस्तान जाने वाले और वापस लौट कर आने वाले लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। 8 कहता है कि जो लोग उस दौर में विदेश में थे उनकी नागरिकता बनी रहेगी। 9 कहता है कि ये हो गया इनकी। और 11 कहता है कि संसद के द्वारा कानून बनाए जाएंगे इन सब के लिए। 10 कहता है कि भाई इनकी जो नागरिकता है वो निरंतर बनी रहेगी जब तक कि संसद कोई कानून बनाकर रद्द ना कर दे। और 9 जो है आर्टिकल, वो क्या कहता है, 9 आर्टिकल क्या कहता है भाई देख लेते हैं। 9 कहता है कि दोहरी नागरिकता का निषेध है, यानी कि भारत में केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप ही रहेगी। तो ये है 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल। 7 आर्टिकल और जो 6 आर्टिकल है उसमें ये अंतर है कि 1947 से पहले ही कुछ लोग पाकिस्तान में हैं, कुछ लोग इंडिया में हैं, तो अभी एकदम यहाँ से यहाँ बट गए। तो अब जो बंदा पाकिस्तान का इंडिया आता है 19 जुलाई 1948 से पहले, वो इंडिया का सिटीजन होगा। लेकिन 7 कहता है कि यहाँ जो लोग अभी इंडिया में हैं वो पहले पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से इंडिया आए। 7 उनकी नागरिकता की बात करता है। अब देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो आया वो क्या कहता है। वो कहता है कि संविधान में नागरिकता के केवल मौलिक प्रावधान थे, इसलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। चक्कर क्या पड़ रहा था कि जो मौलिक प्रावधान थे नागरिकता के वो बहुत ही इजी इजी थे, तो इससे ऐसे लोग भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ले रहे थे जो उसके पात्र नहीं थे, और इससे काफ़ी समस्याएं क्रिएट हो रही थी। तो 55 में आता है एक नया अधिनियम, ये कहता है कि 5 तरीके देंगे हम आपको यहाँ नागरिकता प्राप्त करने की। आपको ये रट लेना है, वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कितने तरीकों से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, 5 तरीके। कितने तरीकों से रद्द की जा सकती है, तो 3 तरीके, वो भी आगे देखेंगे। पहला तरीका है ये जन्म से नागरिकता, कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्म लेने वाले सभी भारत के नागरिक होंगे। 1 जुलाई 1987 से 3 सितंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति तभी नागरिक होंगे जब उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। और 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति तभी नागरिक होंगे जब उनके माता पिता में से एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। देखिए क्या टॉप का गेम चल रहा है, क्योंकि अभी तो आपका जन्म होगा नहीं इस दौर में। वो कह रहे हैं कि देखो 26 जनवरी ये यहाँ से हटाओ डेट, क्योंकि ये फिर याद नहीं होंगी। सीधा समझो आप 1950 से 1987 के बीच जो भी जन्मा उसे भारत का नागरिक मान लेंगे, कन्फर्म। अब वो कह रहे हैं कि इसके बाद 1987 से 2004 के बीच में जो जन्मा है उसे तब मानेंगे जब उनके माता पिता में से कम एक भारतीय हो। इस दौर में यदि आपके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया का सिटीजन है तो भैया आप फिर भारत के नागरिक हो जाओगे। लेकिन 2004 के बाद जितने भी लोग जन्म लेंगे उनको तब भारत का नागरिक माना जाएगा जब उनके पेरेंट्स भारत के हैं और उनमें से कोई भी दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी नहीं है, वो वैलिड तरीके से भारत में रह रहा है, तो फिर हम मान लेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। तो ये हो गई जन्म से नागरिकता का मिलना। वंशानुगत नागरिकता, यदि किसी व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो वह विदेश में जन्मा है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ये होगी कि वंश से नागरिकता, यानी आपके माता पिता जो कि इंडिया के सिटीजन थे लेकिन अभी आप विदेश में हो, तब भी आप जब जन्म लेते हो तब भी आपको इंडियन सिटीजन बोला जाएगा। मान लो कोई भी 2 बंदे भारत के हैं, उनकी नौकरी लग गई, वो अभी अमेरिका में है, तो उनका जो बच्चा जन्म लेगा, क्योंकि ये भारत के हैं तो उनका बच्चा भी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक प्राप्त कर लेगा। तो ये दूसरा तरीका होगा, पहला जन्म से भारतीय नागरिकता मिलना, दूसरा वंश से भारतीय नागरिकता मिलना, तीसरा पंजीकरण द्वारा नागरिकता का प्राप्त होना। जो भारतीय मूल के हैं और 7 साल से भारत में रह रहे हैं, जो भारत की किसी महिला से विवाह कर चुके हैं, जो 5 साल से किसी भारतीय नागरिक के अभिभावक रहे हैं, ये 3 कंडीशन यदि आप फुलफिल करते हो तो पंजीकरण द्वारा आपको नागरिकता मिल जाएगी। 7 साल से आप भारत में रह रहे हो, या किसी से आपने विवाह किया हो, या 5 साल से किसी भारतीय नागरिक के अभिभावक रहे हों। सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन, ये क्या है, यदि कोई विदेशी 12 वर्षों तक भारत में कानूनी रूप से निवास कर चुका है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। उसे भारतीय संविधान का पालन करने और देश के प्रति वफादार रहने की शपथ लेनी होगी।
तो आप पंजीकरण नहीं भी करवाइए, लेकिन आपको नेचुरलाइजेशन से ही नागरिकता मिल जाएगी। शर्त बस इतनी है कि 12 वर्ष आप यहाँ रहे हो, बस आप फिर संविधान की शपथ लीजिए, आपका काम हो जाएगा आसानी से। क्षेत्रीय समावेशन द्वारा नागरिकता, कि भाई जैसे भारत ने सिक्किम का कोई क्षेत्र ले लिया या बांग्लादेश का कोई क्षेत्र ले लिया, तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं ऑटोमेटिक ये भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो 5 तरीके हमने देखे हैं यहाँ नागरिकता लेने के। एक है जन्म से नागरिकता, कुछ डेट हैं उनकी पीरियड काल में जब आप जन्म लेते हो तो आप यहाँ नागरिक होगे। एक है वंश से नागरिकता, आपके माता पिता कहीं और हैं, आपने वहाँ जन्म लिया, तब भी आप यहाँ के नागरिक माने जाओगे। जन्म से नागरिकता, वंश से नागरिकता, और ये पंजीकरण से नागरिकता। पंजीकरण में आप यहाँ 7 साल रह चुके हो, आपने किसी महिला से या किसी पुरुष से यहाँ की शादी की हो, और तीसरा आप 5+ वर्ष यहाँ अभिभावक रहे हो किसी के। एक है बाई नेचुरलाइजेशन, कि 12 साल आप यहाँ रहे हो तो आप भाई करिए, पंजीकरण के लिए आप नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिक मान लिए जाएंगे। आप पंजीकरण करिए, हम 12 साल से ज़्यादा से यहाँ रह रहे हैं, और आप संविधान की शपथ लीजिए, आपको मान लिया जाएगा। और एक है क्षेत्रीय समावेशन के द्वारा कोई भी क्षेत्र जो भारत अपने अंडर में लेता है वहाँ के लोगों को भी यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक मिलती है। 5 तरीके हैं लेने के, 3 तरीके हैं त्याग के। पहला, सीधा त्याग। यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। टर्मिनेशन, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उससे भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। निष्कासन, यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करता है तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होता है तो सरकार नागरिकता छीन सकती है। आप याद रखेंगे 5 तरीके से लेना, 3 तरीके से छोड़ना, इससे ही आपका काम हो जाएगा। बाकी आपने ये सब चीज़ें देख ली। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जो CAA बहुत चर्चित रहा, ये क्या था? इस अधिनियम का उद्देश्य था पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना। इसमें मुस्लिम शामिल नहीं थे, और ये मुख्य देश रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इनसे ये जो 6 कम्युनिटी हैं, ये 6 कम्युनिटी के लोग आएंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी। किस बेसिस पे? मुख्यमंत्री, ये लोग यदि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं और 6 साल तक भारत में रह चुके हैं तो नागरिकता के पात्र होंगे। इस डेट के से पहले यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले यदि इन 6 कम्युनिटी जिनके ऊपर जिक्र हुआ है कि लोग आए हैं और इस डेट तक उन्हें 6 साल प्लस यानी कम से कम 6 साल हो चुके हैं यहाँ रहते रहते, तो उनको नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। मुसलमानों को इस अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। यह अधिनियम असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। इन 4 क्षेत्रों में CAA 2019 लागू नहीं होता है। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाली चीज़ है, आपको याद रखनी होगी। और इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। 5 तरीके होते हैं लेने के, 3 तरीके होते हैं जो अपनी नागरिकता है वो छोड़ने के। ठीक है, ये क्या है? PIO भारत में रहने और काम करने की अनुमति है, लेकिन वे मतदान नहीं कर सकते। भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को विशेष वीजा लाभ दिए जाते हैं। 2015 में PIO और OCIO को मिलाकर OCI कार्ड प्रणाली लागू की गई है। ये क्या होता है कि भारतीय नागरिक, जैसे आपके माता पिता भारतीय नागरिक थे और आप अभी नहीं हो, आप केवल और केवल ओरिजिन से हो। ओरिजिन कैसे बेसिस होगा? आपके वंश में कोई भारत का नागरिक रहा हो तो आपका जो ओरिजिन है वो इंडिया का हो गया। तो इस बेसिस पे आपको भारत से कुछ सुविधाएं मिलती हैं कि आप भारत में रहिए और यहाँ काम करने की अनुमति आपको मिलती है, लेकिन आपको मतदान करने का वोट नहीं होता है, आप मतदान नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सिटीजनशिप इंडिया की नहीं है। आप PIO हो, क्योंकि आप ओरिजिन हो से भारत के बिलोंग करते हो, इसलिए आपको यहाँ काम करने का जो है मौका मिल जाएगा। बाकी जो अन्य देश के नागरिक हैं जिनका ओरिजिन भी भारत नहीं है, वो जब भारत आएंगे तो उन्हें ऐसे काम करने को भी नहीं मिलेगा, उन्हें वीजा लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम अपना भाग 2 है जो वो भी समाप्त करते हैं। भाग 2 में हमने 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल देखे थे। उसके बाद हमने 5 तरीके इसमें देखे थे जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 तरीके हमने टर्मिनेशन के देखे थे। 5 कहता है जो 26 जनवरी 1950 से पहले लोग थे उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी।
6 कहता है कि जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनको नागरिकता मिलेगी। 7 कहता है जो इंडिया से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से इंडिया आए उनको मिलेगी। 8 कहता है जो विदेशी नागरिक हैं उनकी नागरिकता की चर्चा है। 9 कहता है डुअल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। 10 कहता है कि नागरिकता निरंतर बनी रहेगी आपकी जब तक संसद आपको खारिज ना करे। 11 कहता है कि संसद ही आपकी नागरिकता के लिए नियम और कानून बनाएगी।